Hello friends, welcome to danlaw. In today's lecture series we are going to discuss the Minimum Wages Act 1948 का पार्ट 3 आज डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, और लेबर लॉ के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसके प्रोवाइडेड है आपको। और द मिनिमम वेजेस एक्ट के पार्ट 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 12 के बीच में आज डिस्कशन करेंगे, जो कि फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बात करता है। सो सेक्शन 3 बात करता है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेज। ओके, सो फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेज मतलब क्या होता है? मीन्स फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ हु आर इन्वॉल्व इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट कवर्ड इन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। देखिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक लिस्ट में सारे एम्प्लॉयमेंट को एक तरीके से बांट दिया जाता है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया पिछले लेक्चर पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा तो उसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, आप जाइए देखिए उसको जाकर। तो एज यू नो हु आर इन्वॉल्व इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट कवर्ड इन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, मतलब लिस्ट ऑफ शेड्यूल पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें पार्ट 1 में, जैसे मान लो कि राइस फ्लोर पल्सेस बॉक्साइट आयरन ग्रेनाइट माइका इंडस्ट्री वगैरह ये सब की फैक्ट्रीज है। ओके, इसमें एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ओके, इसमें जो वर्कर हैं। ओके, पार्ट 2 की अगर बात करें, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है पार्ट 2, यानी कि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व है इसमें। ओके, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन और डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पे जैसे लिख रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक मोटा मोटी तौर पे सेक्शन 3 समझा दूँ कि सेक्शन 3 बात करता है इनसे रिगार्डिंग जो पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो भी एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे कि मैंने बताया कि राइस फ्लोर पल्सेस बॉक्साइट आयरन ग्रेनाइट माइका ये सब सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। ओके, सो ये सारे फैक्ट्रीज़ हैं। और दूसरा साइड पार्ट 2 में है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन डेयरी फार्मिंग वगैरह, जैसे जानते हो ये इन्वॉल्व है। ओके, तो पार्ट 2 की अगर बात करें और पार्ट 1 की बात करें तो इनके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेट्स को रेट ऑफ वेजेस फिक्स करती है। ओके, मतलब ये जो पार्ट 1 में जो एम्प्लॉयमेंट है और पार्ट 2 में एम्प्लॉयमेंट है, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही पार्ट 1 और पार्ट 2 डिवाइडेड है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें बनेंगी वो रिगार्डिंग जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो बनाएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है वो आपको मैंने बता रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे निर्भर करता है। ओके, कि वो सेंटर के पास है उसका अधिकार या फिर स्टेट के पास है। जैसे कि मैंने आप लेबर लॉ के सारे लेक्चर जब देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, मैंने वो बता रखा है। दूसरी बात, देयर इज वन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड दैट कि सेक्शन 3 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो पार्ट 2 के एम्प्लॉयमेंट है जिसमें पार्ट 2 में बताया गया, जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग डेयरी फार्मिंग वगैरह जो बताया गया पार्ट 2 में, उनके रिगार्डिंग मतलब उनसे रिगार्डिंग जो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेज होल स्टेट के लिए एक होगा, या मिनिमम वेज मान लीजिए कि जो पार्ट 2 में जो चीज़ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है उनसे रिगार्डिंग जो रेट फिक्स होगा, क्या वो सारे स्टेट के लिए एक ही रेट फिक्स होगा? तो ये नहीं है। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो मिनिमम वेजेज पार्टिकुलर एक स्टेट के लिए सेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट के लिए एक ही मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है। मान लीजिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के पार्ट 2 में लाइक एग्रीकल्चर है डेयरी फार्मिंग है, तो ये सारे चीज़ों के लिए सारे स्टेट के लिए एक थोड़ी ना हो सकता है, वो सारे स्टेट के लिए राज्यों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, पूरे स्टेट के लिए फिक्स कर सकती है या फिर एक स्टेट के लिए भी फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी फिक्स कर सकती है। देखिए, एक राज्य के लिए भी वो फिक्स कर सकती है, पूरे राज्यों के लिए भी फिक्स कर सकती है, या फिर सर्टेन जो एम्प्लॉयमेंट है क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो बात करते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट है, बॉक्साइट है आयरन है, सारे इंडस्ट्री के लिए वो अलग अलग मतलब जो भी वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी, मतलब एक सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए मान लो कि डेयरी फार्मिंग के लिए सेट करना है, तो वो डेयरी फार्मिंग के लिए वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक मतलब मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है। ओके, क्या मिनिमम वेज एक बार ही फिक्स होता है तो क्या चेंज नहीं होगा? कि क्या मिनिमम वेजेज एक बार फिक्स हो गया तो चेंज नहीं होगा क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बेसिक वेज के साथ जो इन्फ्लेशन हो रहा है, मान लीजिए कि मिनिमम वेज फिक्स हो चुका है, ओके, कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेज 15,000 मिलेगा। ओके, 15,000 मिलेगा, तो क्या ये बेसिक वेजेज मतलब एक ही बार फिक्स हो गया वो दोबारा बढ़ेगा? नहीं, ये गलत है। गवर्नमेंट बेसिक वेज के साथ साथ जो इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब 7-10 साल महंगाई बढ़ रही है एज यू नो, ओके,
जो इन्फ्लेशन हो रहा है डे टू डे, नॉट बट ईयर टू ईयर, जो आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में जो इन्फ्लेशन दिख रहे हैं उसमें क्या होता है कि महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये कंसीडर करती है गवर्नमेंट रिव्यू करेगी। देखिए, चाहे तो मिनिमम वेजेस फिक्स होता है, फिर रिव्यू होता है। रिव्यू यानी कि इसमें कुछ अपडेट होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन रिव्यू यानी कि उसमें अपडेट होता है, अपग्रेडेशन करेगी गवर्नमेंट, रिव्यू करेगी मिनिमम वेजेस एक्ट रेगुलर इंटरवल के लिए। मान लीजिए कि 2015 से 2020 तक का रिव्यू 5 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। 5 ईयर से ज़्यादा रिव्यू एक्सीड नहीं हो सकता। मान लीजिए 2015 से लेकर 2020 तक ही रिव्यू, मान लीजिए कोई ईयर है तो 2015, ओके, तो 2015 से 2020 तक हो गया 5 ईयर, ओके। तो ये 5 साल के दरमियान ये अपना रिव्यू एक्सीड नहीं कर सकती है, 5 साल से ज़्यादा रिव्यू नहीं कर सकती है, मतलब छठा साल भी कर सकता है। अब एक्सेप्शन आता है इसमें, गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल के बाद भी फिक्स कर सकती है, ओके। मीन्स 5 ईयर से 6 साल भी हो सकता है। ये एक्सीड एक वाइडर एम्पलीट्यूड है कि रिव्यू कब से कब होगा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट में जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको बढ़ाना है तो उसको रिव्यू करेगी टाइम टू टाइम इंटरवल, ऐसे पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बता रखा है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ओके मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स करने से रुक भी सकती है। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो अगर मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है उसको फिक्स करने से रुक भी सकती है, समझे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको मतलब रोक भी सकता है कि वो मिनिमम रेट ऑफ वेज जो है उसको फिक्स करने से। किस केस में? अगर किसी सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब भी बात करते हैं तो वो अलग चीज़ होता है, वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। एक हायरार्की बना हुआ है, ओके, उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट है, जैसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे थे। सो अगर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पूरे के पूरे स्टेट यानी कि राज्यों में 1000 से कम एम्प्लॉय है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर में तो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, लाइक यूपी एग्जांपल लेते हैं, यूपी का, स्टेट ऑफ यूपी का, तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर का, ओके, जो पार्ट 2 में आता है, जैसे डेयरी फार्मिंग के जैसे एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में क्या है कि 800 एम्प्लॉई हैं। मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जो मतलब फिक्स हो सकती है, वो कह रहा है कि 1000 से अगर कम रहेगा तो गवर्नमेंट चाहे तो वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेज फिक्स नहीं कर सकती है। तो वही कहा गया है कि 1000 या 1000 से ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट फिक्स कर सकती है, ओके। सो किसी रेट पे भी फिक्स होगा वो मिनिमम वेजेस। सबसे पहले देखिए किस चीज़ पे फिक्स होता है, आपको एक चीज़ याद रखना है, किस किस चीज़ों पे फिक्स होगा वो आपको याद रखना। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होता है, जैसे कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स होगा टाइम रेट पे, ओके। सबसे पहले मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किस चीज़ पे फिक्स होगा? टाइम, जैसे कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कि कोई 8 घंटा तक काम करता है, कोई 10 घंटा काम करता है, ओके, तो इस चीज़ पे फिक्स होगा, पहला चीज़ याद रखना। दूसरा वो फिक्स हो सकता है किस चीज़ पे? दूसरा फिक्स होता है पीस ऑफ वर्क पे। फीस, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 2 का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया होगा पीस रेट पे भी उसको पैसा मिलता है। मान लीजिए कोई मोटर बाइंडिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे मोटर, जो कोई भी मोटर हो सकता है, व्हीकल के लिए मोटर बन रहा है या फिर इलेक्ट्रिक मोटर बन रहा है किसी चीज़ से रिगार्डिंग, ओके, तो वो मोटर की पर बाइंडिंग पे उसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो उस पर फिक्स हो सकता है या फिर ओवर टाइम रेट फिक्स हो सकता है, ओके, कि ओवर टाइम काम करने का उसको पैसा मिल रहा है तो उस पर भी फिक्स हो सकता है ओवर टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना है आपको कि इन सारी चीज़ों पे हो सकता है। मींस फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की अगर बात करें तो टाइम रेट पे हो सकता है, पीस रेट पे हो सकता है, ओवर टाइम रेट पे हो सकता है, ये आपको याद रखना है। टाइम रेट पे जैसे कि कोई 8 घंटे काम करता है उसके लिए अलग है, कोई 10 घंटा काम करता है उसके लिए अलग है। पीस रेट की अगर बात करेंगे तो जैसे कि मोटर बाइंडिंग वाला एग्जांपल दिया मैंने कि कोई जितना पीस बनाएगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ओके। ओवर टाइम की अगर बात करें तो जो ओवर टाइम करता है उसकी बात मतलब की गई है, ओके। तो इफ़ देयर इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयज़, ओके, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैंने पढ़ा रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो इफ़ देयर इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयज़ और वो डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रेट ऑफ वेज है, जाहिर सी बात है। सो ट्रिब्यूनल, चाहे तो वो ट्रिब्यूनल हो, नेशनल ट्रिब्यूनल हो या फिर लेबर कोर्ट हो, वो अवार्ड जो भी मिला उसको मिलता है। मीन्स अवार्ड अगर ऑपरेशन में है यानी कि पेंडेंसी ऑफ केस है, अभी तक उसका मतलब पूरा तरह से उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, पेंडेंसी ऑफ केस है। और इफ़ देयर इज़ एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम वेज, जो फिक्स करना है उससे रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी कर देती है, ओके, देन
उन पर इस केस जो आया है, इस केस से रिगार्डिंग उन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ पर नहीं लगेगा। ये जो भी न्यू नोटिफिकेशन है उन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर गए हैं कोर्ट में, गए हैं ट्रिब्यूनल में, गए हैं लेबर कोर्ट में, तो उनको उसी पेंडेंसी ऑफ केस के लिए उनको अपना मतलब वो केस चलेगा। लेकिन अगर उसी समय अगर नोटिफिकेशन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ पे भी वो नोटिफिकेशन लगेगा, क्योंकि जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करना है या रिवाइज अपडेट हो रहा है, टाइम टू टाइम इंटरवल होता है ना, तो रिवाइज होता है, तो उससे अपग्रेडेशन के बाद अगर कोई रिजल्ट आता है तो वो जो क्लास ऑफ वर्कर हैं जिनका केस चल रहा है पेंडेंसी में, तो उन पे नहीं होगा। अगर सेक्शन 3 को अगर और समझना है, अगर कंटिन्यू करें, तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेज गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो क्या डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ फिक्स कर सकते हैं? मान लो पार्ट 1 में लाइक ऑयल मिल है, ग्रेनाइट है, बॉक्साइट है, पार्ट 1 की जैसे बात करते हैं, तो पार्ट 1 जैसे क्लास ऑफ एम्प्लॉय में मैंने बताया था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा। सो डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट रेट फिक्स करती है। गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 3 में, ओके, गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 3 में कि लाइक इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेज अंडर द सेक्शन डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स फॉर डिफरेंट एम्प्लॉय। लाइक डिफरेंट किस चीज़ में हो सकता है, मतलब डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ की जब भी बात करते हैं तो वो अलग अलग क्लास ऑफ एम्प्लॉय होता है, ठीक है, सबका काम अलग। क्लास ऑफ एम्प्लॉय के जैसे बताते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेक्शन 3 में कि डिफरेंट क्लास ऑफ एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट रेट ऑफ वेज फिक्स होता है, कि उनके लिए अलग अलग रेट फिक्स है। लाइक डिफरेंट फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए अलग रेट फिक्स है। अगर बात करें डिफरेंट क्लास की, अगर बात करें तो उनके लिए अलग फिक्स है। डिफरेंट वर्क के लिए, काम के लिए करें तो उनमें अलग फिक्स है। डिफरेंट एडल्ट के लिए करें तो उस पर अलग फिक्स है। डिफरेंट एडोलेसेंट के लिए करें तो वो अलग फिक्स है। डिफरेंट चिल्ड्रेन अगर काम करे उसके लिए अलग फिक्स है। अप्रेंटिस यानी कि टेम्पररी बेसिस पे जिसको जूनियर है, जो जूनियर उसको हायर करते हैं, जो सीनियर से सीख कर स्किल है वो काम करता है अप्रेंटिस पे, तो उनके लिए अलग फिक्स है। डिफरेंट लोकेलिटी के लिए अलग फिक्स है। डिफरेंट एरिया के लिए अलग फिक्स है, तो वो आपको याद रखना है, समझ गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अगर बात करें बेसिक, अब सेक्शन 4 की अगर बात करते हैं, सेक्शन 4 में क्या कहा गया है? सेक्शन 4 बात करता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की जब भी कभी बात करते हैं तो यहाँ पे बात करता है, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 बात करता है कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, यानी कि बेसिक वेज जो होता है। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई है, उसको आप देख लेना, लेकिन यहाँ पे बस यही जानना है कि जो बेसिक वेज जो होता है, जैसे किसी का भी बेसिक वेज की अगर बात किया जाए कि एनी मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड और रिवाइज बाय द फिक्स्ड, जब भी कहा जाए तो वो फिक्स होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है वो फिक्स करती है इसको, ओके। अगर रिवाइज क्या हो तो 5 साल का टाइम मिलता है रिवाइज के लिए, 5 साल के बाद भी एक्सीड हो सकता है, एक्सेप्शन में आता है अगर तो 6 साल भी हो सकता है, ओके। तो वो टाइम इंटरवल में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको टाइम टू टाइम जो मिनिमम रेट ऑफ वेज है उसको बढ़ाया भी जाता है, ओके, बढ़ाया भी जाता है, ओके। सो कम टू द सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। समझ लो कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो बात करता है, ओके। एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 3 में कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि बात किया सबसे पहले बेसिक वेज। जो बेसिक वेज यानी कि जैसे मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अगर नहीं देखा, पार्ट 2 अगर नहीं देखा, उसमें मैंने बता रखा है कि वेजेज स्ट्रक्चर 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ओके। सो दीज आर द बेसिक वेज, मीन्स बेयर सब्सिस्टेंस, मीन्स मिनिमम वेज से जिंदगी जी रहा है कोई, ओके। दैट मीन्स ये बेसिक रेट पे वो वेज मतलब फिक्स है, ओके। अब बात होता है पार्ट 2 की, अगर इसमें बात करें सेकंड में, तो इसमें बात किया गया है कि बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की बात करता है कि लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं। तो इसमें बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंस को आप याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसको आप बोलते हो, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो गया, ओके। एंड थर्ड वन इज अगर बात करें तो इंक्लूसिव वेज, यानी कि एन all inclusive rate allowing for the basic rate, cost of living allowance and the cash value of the concessions। मतलब एक अमाउंट फिक्स हो, कोई बाइफरकेशन ना हो, समझ में आ गया। मतलब पहला में बात करता है बेसिक वेज की बात करता है, हाउस, शेल्टर, क्लॉथिंग हो जाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो भी है, ओके। अब बात करता है पार्ट 2 की, अगर बात करें क्लॉज 2 की इसके, तो उसमें बात करता है बेसिक वेज प्लस
डियरनेस अलाउंस यानी कॉस्ट ऑफ अलाउंस उसकी बात करता है, और इंक्लूसिव ऑफ वेज यानी कि एक अमाउंट फिक्स हो। ओके, मीन्स the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of supplies of essential commodities at the concessional rates shall be computed by the competent authority at such intervals and accordance with such direction as may be specified or given by the appropriate government. Okay, सेक्शन 5 की अगर बात करें तो प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। सेक्शन 5 बात करता है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज के प्रोसीजर की बात करता है। सो सेक्शन 5 in fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment for first time act and revising minimum rates of wages fixed appropriate government shall either। अब इसमें सेक्शन 5 बात करता है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग वेजेस। गवर्नमेंट अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग मिनिमम वेज अगर फिक्स करती है या फिर उसको रिवाइज करती है, यानी इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें अगर अपडेट करती है, उसको लगता है कि अपडेट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट चाहे तो कमिटीज सब कमिटीज अपॉइंट कर सकती है। ओके, मीन्स समझ गया ना, गवर्नमेंट चाहे तो कमिटीज सब कमिटीज अपॉइंट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई रेट ऑफ वेजेस जो भी अफेक्ट होगा, मान लीजिए कि रेट ऑफ वेजेस फिक्स हुआ है या फिर रिवाइज हुआ है, अपडेट हुआ है टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उससे जो अफेक्ट होगा उनको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी। मतलब नोटिफिकेशन तो सबके लिए इशू होगा, लेकिन अगर उसको इफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए वो जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को इशू करेगी। ओके, अब आगे बात आ जाता है कि ये टाइम क्या होगा, टाइम इंटरवल जो बात किया गया है यहाँ पे। तो आफ्टर देखिए 2 मंथ्स का टाइम होता है, नॉट लेस देन 2 मंथ्स, मीन्स आफ्टर द रिविजन और द जो भी फिक्सेशन ऑफ वेजेस है उसको 3 महीने का भी टाइम है यहाँ पे। बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाइड डेट नॉट लेस देन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन on which the proposal will be into consideration. Now come to section 6, 7, 8. सेक्शन 6 एज यू नो ये रिपेल हो चुका है। सेक्शन 7 की अगर बात करें, सेक्शन 7 में बात करते हैं एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड यानी कि कितना रेट फिक्स होगा, किस बेसिस पे रेट फिक्स होगा, यानी इसके बारे में बात करता है। ओके, सेक्शन 8 की अगर बात करें तो सेक्शन 8 बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज़ को इक्वल होगा, मतलब यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द मैटर ऑफ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को लेकर जो फिक्सेशन होगा या फिर रिवीजन होगा, अदर मैटर्स अंडर दिस एक्ट कोऑर्डिनेशन वर्क एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल अपॉइंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि अपॉइंट करेगी। एंड द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड shall consist of person to be nominated by the central government representing employers and employees in scheduled employments। ओके, कि जो employers और employees शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में इसको मेंशन करेगा। हु शैल बी इक्वल इन नंबर, दोनों बराबर होना चाहिए, जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स होगा उतना ही एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। ओके, तो ये इक्वल होगा। और इंडिपेंडेंट मेंबर जो होंगे नॉट मोर देन 1/3, इंडिपेंडेंट मेंबर 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स और द पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे ना इनके उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे समझ गए कि एम्प्लॉयज़ इक्वल होंगे नंबर में और इंडिपेंडेंट मेंबर जो होंगे पूरे मेंबर से 1/3 होंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया सेक्शन 8। नाउ कम टू सेक्शन 9। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ कमिटीज एटसेट्रा, मीन्स ईच ऑफ द कमिटीज सब कमिटीज, एज यू नो कि जो भी कमिटीज होंगे सब कमिटीज होंगे एंड द एडवाइजरी बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ द पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। वही चीज़ हो गया कि कंपोजिशन ऑफ कमिटीज़ की अगर बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ इक्वल होंगे और इंडिपेंडेंट मेंबर जो होंगे पूरे मेंबर के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज यू नो। सेक्शन 10 बात करता है करेक्शन ऑफ एरर्स से। करेक्शन ऑफ एरर्स की अगर बात करें तो एरर्स फिक्स हो सकता है, यानी कि एरर फिक्स हो सकता है मतलब कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से क्लेरिकल या फिर अर्थमेटिकल, ओके, क्लेरिकल या फिर अर्थमेटिकल, अगर इस तरह की कोई भी एरर होती है और मिनिमम रेट ऑफ वेज के ऑर्डर को फिक्स या रिवाइज करने के दौरान, तो गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी ठीक कर सकती है इसको नोटिफिकेशन पास ऑन करके। ओके,
दिस इज क्लियर. नाउ कम टू सेक्शन 11. सेक्शन 11 वेजेस इन काइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. वेजेस इन काइंड याद रखिएगा, ये वेजेस इन काइंड क्या होता है. ओके, किसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में देखिए, कभी भी हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको समझना है. पार्ट 1 पार्ट 2 में जो डिवाइडेड है आपको बताया. शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में एक लिस्ट होता है, उसमें सारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा गया, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको मतलब मिनिमम वेजेस, रेट ऑफ वेजेस फिक्स करती है, रिवाइज करती है. ओके, यानी कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो भी वेजेस फिक्स होता है तो वेजेस इन काइंड क्या होता है. काइंड मीन्स अदर देन कैश. ओके, काइंड मीन्स अदर देन कैश, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, अदर देन कैश काइंड मतलब होता है. ओके, सो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि नेसेसरी है काइंड में है तो हो सकता है, यानी कि काइंड होली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है. अगर काइंड होली की बात करें, पूरा होली की, तो होल में क्या होता है कि पूरा मतलब वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पूरा वो अदर देन कैश में कर सकता है. या फिर पार्टली की अगर बात करें, मान लीजिए किसी का मिनिमम वेज 10K है, 10,000, तो उसको 5,000 कैश में देगा, बाकी 5,000 काइंड में देगा, मतलब अदर देन कैश के मीडियम से वो पेमेंट उसको देगा. ओके, तो ये तो हो गया. अब बात करते हैं आगे अगर बात करें तो सेक्शन 12 बात करता है पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. सेक्शन 12 बात करता है पेमेंट्स ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. देखो, इसको समझा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से. वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 इज इन फोर्स, द एम्प्लॉयर शैल पे टू द एवरी एम्प्लॉइज इंगेज्ड इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर हिम सो द वेजेस एट द रेट नॉट लेस द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. देखिए, अब मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको. मान लीजिए कि एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उसका जो मिनिमम वेज है वो 13,500 है. ओके, 13,500 इज मिनिमम वेज. ओके, अगर उसमें कोई डिडक्शन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है. अगर डिडक्शन लीगल है, इफ दैट डिडक्शन इज अलाउड then that will be deducted. Okay, if that deduction is not allowed then what happen? Remember, अगर मान लीजिए कि कोई एब्सेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर उसको डिडक्ट कर लेगा, 13,500 के बदले 500 काट लेगा, वो ऐसा नहीं है. लेकिन कोई अगर नेग्लिजेंस है, कुछ ऐसा है, वो टर्म्स एंड कंडीशन में जो मेंशन है तो वो उसमें जो मिनिमम वेज है उससे काट सकता है, ये भी राइट है. ओके, उसके पास. ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब डिडक्शन की बात करेंगे तो उसको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, आने वाले पार्ट में. सो अभी के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much. So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.